नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्थिक सर्वे के बारे में। दोस्तों, आर्थिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, और अगर अंग्रेजी में मैं आपसे कहूं तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और इस सर्वे के द्वारा दोस्तों हमें पता चलता है कि आखिर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मौजूदा समय में आप ये बात जानते हैं कि चूंकि 2020 में जब कोरोना महामारी का आगमन हुआ तो उसके बाद से तालाबंदी हो गई देशव्यापी स्तर पर, और फिर लगातार देश की जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन की प्रक्रिया में चली गई। मंदी का दौर हमारे देश में आ गया और उसके बाद जो ग्रोथ है वो दरअसल नेगेटिव हो गई। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो आपने पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में जो आंकड़ा आया था पहली तिमाही का, उस तिमाही में आपने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से संकुचन हो गया था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था -23.9 हो गई थी, यानी 23.9% का संकुचन हो गया था नेगेटिव में दोस्तों। और उसके बाद जो अगली तिमाही थी दोस्तों, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें माइनस में 7.5 हुई थी, यानी थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा नेगेटिव में हो गया था, संकुचन इतना ज्यादा हो गया था, लिहाजा हमारे देश को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझना पड़ा। जीडीपी हमारी नेगेटिव में चली गई थी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर इस वीडियो को आपके लिए देखना बेहद जरूरी इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जिस आर्थिक सर्वे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, दरअसल इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। आखिर इसकी महत्वता क्या है, आखिर इसकी अहमियत क्या है, इसका भी आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण दरअसल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी ही सरल भाषा में बताऊं, संक्षेप में बताऊं, तो एक प्रकार से ये सरकार का एक दस्तावेज होता है दोस्तों। और इस दस्तावेज के माध्यम से सरकार अपने पूरे साल का एक प्रकार से अपनी योजना को बताती है। एक ब्लूप्रिंट की तरह आप इसको समझ सकते हैं, खाके की तरह आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से विकास का रोड मैप रखेगी, किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी, किस प्रकार से आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करते हुए एक प्रकार से सरकार को नसीहतें दी जाती हैं इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा, इसके माध्यम से। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने में जो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, हमारे देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वो अपनी एक टीम के साथ बैठते हैं, विशेषज्ञों की टीम के साथ, जिसमें कई सारे ऐसे जानकार मौजूद होते हैं जो कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इस सर्वेक्षण में बात कही गई है दोस्तों, कल चूंकि ये शुक्रवार को हुआ था दोस्तों, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को इसको पेश किया गया देश की वित्त मंत्री के द्वारा। और उसके बाद जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं हमारे, जिनका नाम है केवी सुब्रमण्यम, इनके द्वारा इसे शाम को स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से इसे पेश किया गया और इसमें तमाम डिटेल्स को भी साझा किया गया। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसका मोबाइल ऐप भी कल लॉन्च किया गया, यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे को आप अपने फोन्स पर ही देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो बातें कही गई हैं, अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि आखिर वर्ष 2015 में क्या हुआ था। वर्ष 2015 से ही दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे को दरअसल दो हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में जब बजट को पेश किया जाता है तो उससे एक दिन पहले जो कार्य दिवस होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। लेकिन चूंकि इस बार आप ये बात जानते हैं कि 1 फरवरी सोमवार को है और आज रविवार है, और इससे पहले चूंकि रविवार बीच में पड़ गया है बजट के पेश होने वाले दिन से पहले, लिहाजा इसे शुक्रवार को पेश किया गया। और जो मैंने आपको 2015 वाली बात बताई, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल 2015 से ही दो हिस्सों में से पेश किया जाता है, जिसमें बजट की शुरुआत होने से एक दिन पहले तमाम जो अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी बातें होती हैं उसके बारे में एक प्रकार से भविष्यवाणी की जाती है, पूरा उसका रोड मैप रखा जाता है। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी बताया जाता है। और उसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में दरअसल जितने भी प्रमुख आंकड़े होते हैं, जितने भी स्टैट्स होते हैं, उसको रखा जाता है। तो यह आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिए जानना जरूरी वो ये है कि दरअसल सबसे पहले जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने कहा है दोस्तों कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों, रियल टाइम जीडीपी है, जो वास्तविक
जीडीपी ग्रोथ है वो कि चालू वित्तीय वर्ष जो कि इस समय चल रहा है, इस साल का जो है यानी 2020-21, और इसमें दोस्तों जो हमारी जीडीपी वृद्धि दर रहेगी, रियल टाइम जीडीपी वृद्धि दर रहेगी, वो रहेगी दरअसल -7.7% की। इसके अलावा 2021-22 यानी अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अगले साल के लिए जो इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, जो इन्होंने आकलन किया है, जो इन्होंने अनुमान लगाया है, वो ये है कि अगले वर्ष हमारी जीडीपी ग्रोथ, जो रियल टाइम जीडीपी ग्रोथ होगी, वो दरअसल 11% की हो जाएगी, सकारात्मक यानी पॉजिटिव। अचानक से 11% की हो जाएगी। और यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी कुछ आंकड़े जो उन्होंने भारत को लेकर दिए हैं, वो भी इसी प्रकार के। और अगर ये आकलन सही रहे, अगर इस प्रकार से हमने ग्रोथ की, तो आप ये मान के चलिए कि अगर अगले वर्ष तक भारत अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी है, चूंकि हमारे को एक प्रकार से इसमें यह भी सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी वी शेप के तरीके से, यानी वी जो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है, आपने देखा होगा कि वी इस तरीके का होता है, यानी अचानक से पहले नीचे जाएगी, फिर अचानक से उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो उस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर 11% का आकलन सही होता है, अगले वर्ष इस प्रकार से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर जाती है, तो फिर यह वर्ष 1991 के बाद से सबसे अधिक रफ्तार से हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े इसमें सर्वेक्षण में इसके माध्यम से बताए गए। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको जिक्र किया कि वी शेप रिकवरी का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि देश में जब तालाबंदी हुई, उसके बाद से जब लॉकडाउन हटा, अनलॉक की प्रक्रिया में देश आया, उसके बाद से कई सारी गतिविधियों को जोर मिला है दोस्तों। यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि इस समय टीकाकरण अभियान भी चल रहा है कोविड-19 का। इसके अलावा जो सेवा का क्षेत्र है या फिर उद्योग का क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि गतिविधियां हो गई हैं। इसके अलावा जो बिजली की खपत है वो भी बढ़ चुकी है और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा है। हालांकि इस पर मैं आगे बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन चूंकि एक सरकार ने जो टारगेट रखा था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम अगर रफ्तार है, रफ्तार धीमी जरूर है लेकिन कम से कम रफ्तार है, लिहाजा कलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए इन तमाम कारणों के कारण दरअसल देश में तीव्र वृद्धि के साथ एक प्रकार से हो सकता है कि जीडीपी की रफ्तार बढ़ जाए आने वाले साल में और देश इवेंचुअली वी शेप की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अटेन कर ले। तो इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा। आईएमएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बनने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था भारत को लेकर। तो ये जो आंकड़े इस सर्वेक्षण में भी पेश किए गए हैं कि भारत आने वाले वर्ष में यानी अगले वर्ष में, मौजूदा वर्ष में तो -7.7% की रफ्तार से बढ़ेगा, उसकी जीडीपी से ग्रोथ करेगा, लेकिन चूंकि संकुचन है, लेकिन आने वाले समय में यानी अगले वर्ष तक आप इसमें 11% से बढ़ने की उम्मीद देख सकते हैं। तो ये आकलन इसमें किया गया है, ये अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और अहम बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ अहम बातें भी कही गई हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो कहा गया है कि देश में चूंकि आपने दोस्तों देखा कि किस प्रकार से इंटरनेट जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का दौर शुरू हुआ और उसमें सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो असमानता है एजुकेशन के क्षेत्र में वो भी कम होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा माफ कीजिएगा, उनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया कि जब लॉकडाउन लगा या पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं और जो कि अभी तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उस दौरान ये हुआ कि लोगों ने अपनी बचत पर ज्यादा फोकस किया और मांग और जो उनकी खपत है उसको उन्होंने लिमिट कर दिया, कम कर दिया, लिहाजा मांग पर असर पड़ा है और देश की इकोनॉमी को भी असर पड़ा है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो इकोनॉमी है दरअसल वो 60% के आसपास करीब ऐसी है कि मार्केट इकोनॉमी है, यानी आप जितना सामान खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, उसकी मांग, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करती है एक बड़ा हिस्सा हमारी इकोनॉमी का, लिहाजा इसको झटका पहुंचा है। इसके अलावा कुछ सुझाव दोस्तों इस पूरे सर्वेक्षण के माध्यम से दिए गए, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सुझाव तो इसमें यह दिया गया है दोस्तों कि महंगाई की सही तस्वीर दर्शाने के लिए खाद्य उत्पादों के भारांश में परिवर्तन का सुझाव दिया है दोस्तों, ताकि देश में मुद्रास्फीति की सही तस्वीर सामने आ सके। इसके अलावा एक बात का सुझाव और दिया है दोस्तों, मैं आपको मुख्य सुझाव बता रहा हूं, यह है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का भी एक प्रकार से सुझाव दिया गया है इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को। इसके अलावा दोस्तों सरकार से यह भी कहा गया इस
पूरे सर्वेक्षण के दौरान। ये बड़ा ही रोचक किस्सा है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से पहले के जमाने में भारतीय राजा जब अकाल का समय होता था या कुछ ऐसी आपदा आ जाती थी तो उस दौरान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा निवेश करते थे अपने यहाँ एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे अपने किले बना दिए। तो उन्होंने सरकार को भी इस बात की सुझाव दिया है कि आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें, आप भी अपना जो व्यय है उसको बढ़ाइए, आप भी अपना खर्च बढ़ाइए ताकि देश में लोगों को रोजगार मिल सके और इसी के साथ साथ जो निजी का क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर जो है, उसे भी आप एक सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में वॉलंटरी लिक्विडेशन को लेकर जो एक काफी लंबा समय लगता है अप्लाई करने का, करीब करीब अगर आपके पास सारे दस्तावेज पूरे भी हैं तो भी आपको 1500 दिन, करीब करीब 1500 दिन आपको लग जाते हैं। तो ये इतना लंबा समय लग जाता है। इसके नाम पर उदाहरण भी दिया गया कि सिंगापुर के अगर हम उदाहरण लें तो वहां पर सिर्फ 120 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक प्रकार से सिस्टम के भीतर का ये जो फ्लॉ है, यानी इतने ज्यादा दिन लग जाते हैं, इसमें भी सुझाव और इसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता की इन्होंने बात कही है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशंस को सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने की भी आवश्यकता है, इसका भी इन्होंने सरकार को सुझाव दिया है। इसके अलावा इस बात को भी उन्होंने कहा है कि अगले वित्त वर्ष तक पूरी रिकवरी हो जाएगी, इसका आकलन किया है। तो ये कुछ सुझाव दिए हैं दोस्तों। हालांकि सरकार बाध्य नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सरकार बाध्य नहीं है कि इन सुझावों को माने, लेकिन फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से एक प्रकार से एक तस्वीर पूरे वर्ष की हमारे सामने रखी जाती है कि आखिर किस प्रकार से देश की इकोनॉमी ग्रोथ की जाएगी या किस दिशा में देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके अलावा एक बात आपको मैं और बताऊंगा दोस्तों कि फिस्कल डेफिसिट यानी कमाई और खर्च का अंतर जो सरकार का होता है, उसके बारे में ये कहा गया है दोस्तों कि वित्तीय घाटा जो दरअसल है उस साल जीडीपी का 3.5% के बराबर रखा जाना था, जो कि इससे ज्यादा होगा। पिछले साल ये 4.6% था। यानी फिस्कल डेफिसिट इस साल जितना अनुमान है, यानी सरकार जितना कमाती है और खर्च का अंतर है, उसके लिहाज से इसको रखा जाता है। वित्तीय घाटा जिसको हम कहते हैं, ये इस बार ज्यादा रहेगा, इसकी उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा महंगाई दर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 6.6% का अनुमान इस वर्ष के लिए लगाया गया है। पिछले साल से ये ज्यादा है। कुछ सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको याद होगा भली भांति तरीके से कि पिछले साल जो आंकड़े आए थे पहली तिमाही में, उसमें आपने देखा कि कृषि सेक्टर जो रफ्तार से बढ़ रहा था वो पॉजिटिव था, एकमात्र सेक्टर था। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का जो सेक्टर था, केमिकल का जो सेक्टर था वो पॉजिटिव था, लेकिन कृषि सेक्टर देश का वही पॉजिटिव में था और उसकी ग्रोथ करीब करीब 4% की थी पॉजिटिव में। इस साल भी वो पॉजिटिव ही रहेगा और 3.4% की रफ्तार से ग्रो करेगा। उद्योग जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो लगातार पिछले साल आपने देखा कि किस प्रकार से नेगेटिव ग्रोथ में जा चुका था और इस वर्ष भी वो -9.6% रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और सेवा का जो क्षेत्र है ये भी पिछले वर्ष नेगेटिव हो चुका था, डबल फिगर्स में था नेगेटिव में, और इस वर्ष ये सिंगल फिगर में हालांकि आ चुका है लेकिन नेगेटिव में ही रहेगा, -8.8%। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दोस्तों मैंने आज आपको बताया। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें जो कि इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी राजनीतिक है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब आप इस वीडियो के इस अगले हिस्से में देखेंगे उसे। इसके अलावा दोस्तों कल एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने शिरकत की और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की। दोस्तों इस पूरे बजट सत्र के शुरुआत में जो पूरा का पूरा बजट सत्र शुरू हुआ शुक्रवार से, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको बताना ये बेहद जरूरी है दोस्तों कि दरअसल एक सुझाव और दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है दोस्तों। और ये सुझाव दरअसल ये है कि सरकार को अगर या देश को अगर प्रतिस्पर्धा करना है विश्व की तमाम बड़ी इकोनॉमीज के साथ, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, तो एक प्रकार से सरकार को देश के भीतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में निवेश करना होगा, यानी शोध और विकास के कार्यों में और भी ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि हम लोग दुनिया में एक प्रकार से कॉम्पीट कर सके। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भी एक बात कही गई। उन्होंने कहा, उन्होंने जितनी भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि चाहे कैसी भी या कोई भी एजेंसी हो, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चूंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत की जो रेटिंग्स है, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग्स, जितनी भी एजेंसीज होती हैं, चाहे मूडीज हो चाहे और जितनी भी होती हैं, ये तमाम रेटिंग्स एजेंसीज जितनी भी होती हैं ये भारत की रेटिंग को सही तरीके से नहीं रखती। तो इस बात को भी उन्होंने रखा है, यानी उस पर जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन पर सवाल उठाए, उनकी भूमिकाओं पर। इसके अलावा कुछ राजनीति की खबरें आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले
शुक्रवार को जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का अभिभाषण हुआ, चूंकि आप ये बात जानते हैं कि परंपरा है कि बजट सत्र की जब भी शुरुआत होती है तो उससे पहले सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है, जिसे वो संसद के केंद्रीय कक्ष में देते हैं, सेंट्रल हॉल में देते हैं, जहां पर दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक होती है। और इस बैठक में जब राष्ट्रपति महोदय ने ये भाषण दिया तो यहाँ पर अगर मैं आपको उस पूरी अभिभाषण का अगर मैं आपको लब्बो लुबाब बताऊं तो वो यही है कि उन्होंने अपनी सरकार की यानी केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई, उनके तमाम फैसलों की सराहना करी। इसके अलावा उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी ये बात कही कि उनके जो बिल्स, उनकी जो सरकार लेकर आई है, जो कानून लेकर आई है, वो किसानों के लिए फायदेमंद है और लगातार भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए कार्य करती रहेंगे उनकी सरकार। इसके अलावा इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो लाल किले पर हिंसा हुई या जो घटना हुई, जो पूरी की पूरी घटना हुई दिल्ली के भीतर भी, और जब लाल किले में ध्वज फहराया गया, जो निशान साहिब था, उसकी भी उन्होंने निंदा करी है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि सरकार की अपनी सराहना करी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों चूंकि बजट सत्र से पहले लगातार पत्रकारों से वार्ता करते हैं, सिर्फ इसी दौरान ही मुझे लगता है ये आते हैं और वहां पर एक संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री साहब, और उन्होंने कहते हैं कि पिछले वर्ष, चूंकि आपको याद होगा दोस्तों कोरोना का काल है, पता ही है आपको बड़े ही बेहतर तरीके से कि सरकार ने पिछले वर्ष कई बार बजट पेश किए, कई सारे मिनी बजट्स लेके आई 4 से 5, जैसे आपको मुख्य रूप से याद होगा 20 लाख करोड़ का वो पैकेज। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये जो इस बार का जो बजट है, इसे इसी श्रृंखला के तौर पर देखा जाए, जैसे 4 से 5 बार का जो मिनी बजट है उसे इसी श्रृंखला में देखा जाए और इसी का एक प्रकार से एक्सटेंशन माना जाए, जो कि इस बार मौजूदा बजट आएगा। इसके अलावा आपको ये बात भी भली भांति तरीके से पता है दोस्तों कि कोरोना के कारण मानसून सत्र तो आयोजित कर दिया गया था, लेकिन शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया था और समय नहीं था, ऐसा सरकार ने कहा, लिहाजा वहां पर प्रश्नकाल भी नहीं था। मानसून सत्र की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार मानसून सत्र में जैसे नहीं था, लेकिन इस बार जब वित्तीय बजट पेश होगा, साल का बजट पेश होगा, तो इस बार जब बजट सत्र होगा तो इसमें प्रश्नकाल की वापसी हो जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार को 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार भी हुआ, उन्होंने बाहर नारेबाजी भी की। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कृषि कानूनों के विरोध में अंदर संसद के भीतर ही नारेबाजी करी, उन्होंने पोस्टर भी दिखाए। एक अन्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार का किया, जिनके खिलाफ सदन के अनुशासन के तहत कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे बहिष्कार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी में जहां तक कि मैं आपको बात बताऊं कि केंद्रीय आईटी मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब ने एक प्रकार से इसे कहा कि ये संसद की गरिमा के खिलाफ है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं, ये गलत बात है, इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा विपक्षी दलों ने तो बहिष्कार करके ये बात दिखाई ही दी कि एक प्रकार से वो सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के और जितनी भी अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल के प्राइस हाइक, इसको लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है। और भी आपको दोस्तों मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जिसमें यहाँ पर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये तो कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बातें हो गई दोस्तों, जिसमें जो कि अहम थी। इसके अलावा एक चीज का मैं जिक्र और करना चाहूंगा दोस्तों कि जो आपको मैंने आर्थिक सर्वे के बारे में बताया, उसमें एक बात का जिक्र और किया गया दोस्तों कि भारत में जो टैक्स है, टैक्स जो सरकार लेती है, जितना भी लेती है, कर वसूलती है, उसमें भी कमी आई है। जितना उन्होंने टारगेट रखा था उसमें कमी आई है। लिहाजा एक बात को और उन्होंने कहा कि पेट्रोल और एक प्रकार से अन्य शराब, मदिरा के उसमें टैक्सेस बढ़ाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं है जितना सरकार ने टारगेट रखा होता। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर भी एक बात कही गई है दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि सरकार देश में विनिवेश का कार्य कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट का कार्य कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि कई सारे ऐसे सरकारी फर्म्स हैं जिनको एक प्रकार से प्राइवेटाइज किया गया है, निजीकरण के उसमें धकेल दिया गया है, निजीकरण उनका किया गया है ताकि सरकार कुछ जनरेट कर सके रेवेन्यू। उसका भी करीब 2 लाख करोड़ का इन्होंने रखा था टारगेट, लेकिन वो कुछ 15,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। यानी वहां पर भी जो टारगेट था उसे अचीव नहीं किया गया है, तो यहां पर भी सरकार को देखने की आवश्यकता है। तो ये 2 बातें भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर है, दुनिया की ही नहीं बल्कि देशवासियों की नजर भी भारत के बजट पर है। उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय हो या गरीब तबका हो या इंडस्ट्रियल तबका हो या देश का हर वर्ग हो, उसे कोई ना कोई सहूलियत सरकार जरूर दे। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार से खाका ही होता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम सुझावों पर कार्य करेगी और जैसे इसमें कुछ सुझाव दिए गए मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छे हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हमारे बजट को कि आखिर उसमें क्या बड़ी बातें आती हैं और सरकार अपने
बही खाते से क्या हम सबके लिए सौगात लाती है, देखना बेहद जरूरी होगा। 1 तारीख को यानी कल होगा बजट का ऐलान। आर्थिक सर्वे आपको बताते हुए मैं आपसे मांगूंगा इजाजत। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।